हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है बेटा। माइक्रोबायोलॉजी में हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में का मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में समझे, क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर क्या क्या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या क्या उसके सब डिविजन्स हैं वो देखा हमने, और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ा हमने, जिसमें हमने लुईस पाश्चर का और जोसेफ लिस्टर का दोनों का कंट्रीब्यूशन पढ़ा कि इनमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी में इनका। तो लुईस पाश्चर क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, और जोसेफ लिस्टर क्या है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी है। ठीक है, ये दोनों के बारे में हमने समझा। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही टॉपिक है, पर अब हम अदर और कौन कौन से साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था। एक्चुअली पता होना आपका जरूरी है कि हम माइक्रोबायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो ये तो पता हो कि इनकी खोज किसने करी, किसने क्या क्या खोजा। क्योंकि क्या होता है बेटा, हम क्या होता है कि केयरलेस रह जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं कि यार ये कौन पढ़े, तो बोरिंग है, कौन पूछता है, सब पूछते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं आपको खासतौर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कोई वाइवा लेने आ गया ना एक्सटर्नल, तो आपसे पहले बेसिक ही पूछ लेगा, वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछ लेगा, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी पूछ लेगा, उनका सन पूछ लेगा। आपको यही नहीं पता ना तो आपको मार्क्स नहीं देगा, भगा देगा। चाहे आप कितना ही घोट के पी गए होंगे अंदर बैक्टीरिया वायरस को, पर आपको अगर ये बेसिक क्लियर नहीं है तो उसको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो अब बेटा हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में। ठीक है, रॉबर्ट कोच का एरा क्या कौन सा था, इन 1843 से 1910 के बीच में इनका 1843 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1910 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका इस सदी में क्या, इनकी एज में क्या कंट्रीब्यूशन था भी देखेंगे। ही इज अ जर्मन डॉक्टर, जर्मन डॉक्टर थे, जर्मनी के एक डॉक्टर थे ये। कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कौन थे ये, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी थे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसी ने पूछा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे तो रॉबर्ट कोच थे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, लुईस पाश्चर, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, रॉबर्ट कोच। इनने क्या क्या किया था, डिस्कवरी एंड यूज ऑफ सॉलिड मीडिया इन माइक्रोबायोलॉजी। डिस्कवरी करी, खोजा और यूज सॉलिड मीडिया का, कि मीडिया का किस तरीके से हम यूज करते हैं, वायरस का कल्टीवेशन, आइसोलेशन और सब तरीके की चीजें करने के लिए बैक्टीरिया की मीडिया का किस तरीके से यूज किया जाता है, उन्हें वो खोजा और इसको बनाया। डिस्कवरी ऑफ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ, डिस्कवरी करी यानी खोजा पॉजिटिव एजेंट की, कि इन बीमारियों के पॉजिटिव एजेंट कौन है, यानी ये जो बीमारियां हैं ये बीमारियां किस एजेंट्स के कारण होती है, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए। तो उनने किस किस के बारे में खोजा, एंथ्रेक्स के बारे में खोजा कि एंथ्रेक्स फीवर किसके कारण होता है, इसकी ने डिस्कवरी करी, इसके एजेंट के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस, जो मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की स्टडी उन्होंने करी कि ट्यूबरकुलोसिस होता तो है पर किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया उसके कारण होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो ये चीज इन्हें खोजी। और कोलेरा, कोलेरा किसके कारण होता है, ये सारी चीजें किसने खोजी, रॉबर्ट कोच के द्वारा पता लगा कि भाई ये तो बीमारियां तो हो रही है पर बीमारियों का कारण कौन है, वजह क्या है बीमारी की, तो उन्हें ये वजह पता लगाई रॉबर्ट कोच ने। और बहुत फेमस थ्योरीज इनने दी गई है बेटा रॉबर्ट कोच के द्वारा, और जो कि बहुत फेमस इनको बोला जाता है कोच फिनोमिनन और कोच पोस्टुलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोच फिनोमिनन एंड कोच पोस्टुलेट कहा जाता है इनको। अब देखेंगे बेटा हम कोच फिनोमिनन के बारे में। कोच ऑब्जर्व दैट गिनी पिग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रिस्पॉन्ड विद एन एक्सैगरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। समझ में आ रही मेरी बात। कोच ने क्या ऑब्जर्व किया, जो गिनी पिग थे ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। कोच फिनोमिनन याद रखना, 10 बार पूछा जाता है कोच फिनोमिनन के बारे में, एग्जाम में आता ही है, 100% आता है कोच फिनोमिनन और कोच पोस्टुलेट्स। कोच ने ऑब्जर्व किया कि जो गिनी पिग थे ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी उनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से पहले से ही इन्फेक्टेड थे, पहले ही उनमें एमटीबी क्या था, बैक्टीरिया प्रेजेंट था, इन्फेक्टेड थे, पर infected with microbial respond with an exaggerated inflammatory response। उन्हें क्या करा, रिस्पॉन्ड किया, यानी फिर से उनने क्या दिखाया, अपने अंदर इन्फेक्शन दिखाया, विद एन एक्सैगरेटेड यानी बहुतायत में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बताया, व्हेन इन्फेक्टेड विद
ट्यूबरकल बैसिलाई और इट्स प्रोटीन, कि जब उनको दोबारा गिनी पिग थे, गिनी पिग पहले से क्या थे, इन्फेक्टेड थे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, पर उनको जब दोबारा इनमें इनोक्यूलेट किया गया, क्या इनोक्यूलेट किया गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या उसके प्रोटीन को जैसे ही दोबारा इनोक्यूलेट किया तो इन्हें क्या किया, फिर से एक रिस्पॉन्स दिया ने, फिर से जो बैक्टीरिया था और जो गिनी पिग्स थे, गिनी पिग्स में एकदम से फिर से ज्यादा सिम्टम्स दिखने लग गए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में। अब उसको पहले से तो मौजूद था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पर जब दोबारा फिर से उसको इन्फेक्ट किया गया, गिनी पिग को वापस उसमें इनोक्यूलेट किया गया, क्या एमटीपी कॉम्प्लेक्स का उसमें बैक्टीरिया इनोक्यूलेट किया गया, तो उसमें फिर से उसने रिस्पॉन्स और सिम्टम्स बताना चालू कर दिए बहुतायत में। दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज नोन एज कोच फिनोमिनन, और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कोच फिनोमिनन बोला जाता है। यानी पहले से प्रेजेंट था उसको, बात मेरी समझ में आ रही है आपको, कि पहले से प्रेजेंट था बैक्टीरिया उसके अंदर, गिनी पिग के अंदर, पर जब उस समय वो एक्टिव नहीं था, उस समय वो इतना उसको सिम्टम्स नहीं दिखा रहा था, पर जब दोबारा कोच ने इनोक्यूलेट किया उसमें बैक्टीरिया को, है ना, या उसके प्रोटीन को, तो क्या हुआ, एक्सैगरेटेड बहुतायत की अमाउंट में क्या किया उसने, रिएक्शन शो किया, है ना, इन्फ्लेमेशन शो किया, और क्या किया, एलर्जी हुई उसको, और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई, और इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को बोला जाता है कोच फिनोमिनन बोला जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना जाना चाहिए, याद नहीं हो तो रट लो, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, अब आते हैं कोच पोस्टुलेट्स पे, ये भी पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट ही पढ़ाता हूँ आपको, फालतू अपन इसको मेंशन नहीं करते हैं। कोच पोस्टुलेट्स क्या होता है, यानी कोच की कुछ थ्योरी थी कि ये चीजें इसमें होना। कोच पोस्टुलेट्स एक्चुअली क्या होता है, इसलिए कोच पोस्टुलेट्स इसलिए बोला जाता है इसको, कोच ने ऐसी थ्योरी रखी कि ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंदर अगर बैक्टीरिया आता है तो वो इन्फेक्शियस कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आई मेरी? या कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन क्राइटेरिया के अंदर आया तो ही वो कॉजेटिव एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट कंसीडर किया जाता है, यानी कि ये इन्फेक्शियस है अगर ये इस क्राइटेरिया के अंदर आता है। ठीक है, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या उसने थ्योरी प्रपोज करी, किसने, कोच ने, रॉबर्ट कोच ने। क्या कहते हैं, एसोसिएटेड विद लीजन्स ऑफ डिसीज, पहला पॉइंट था ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड विद लीजन्स ऑफ डिसीज, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एसोसिएटेड विद लीजन्स ऑफ डिसीज, यानी कि जो लीजन्स होते हैं, यानी कि छाले होना, पस फॉर्मेशन होना, ये उसमें होना चाहिए, है ना। पस फॉर्मेशन में ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होना चाहिए, इनके द्वारा एक तो पस फॉर्मेशन होना चाहिए और ये पस में प्रेजेंट होना चाहिए, एसोसिएटेड रहना चाहिए, पस में जुड़े रहना चाहिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तभी क्या है, ये इन्फेक्टेड है। अगर ये पस में प्रेजेंट नहीं है तो ये इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, या तो इनके द्वारा पस फॉर्मेशन होना चाहिए, और अगर इनके द्वारा पस फॉर्मेशन हुआ है तो ये पस में प्रेजेंट या तो लीजन्स में प्रेजेंट रहना चाहिए। ये उनकी थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी थी इनकी, पॉसिबल आइसोलेशन इन प्योर कल्चर फ्रॉम लीजन्स। पॉसिबल यानी कि पॉसिबली सही तौर पे उसका आइसोलेशन यानी कि उसको एकत्रित एकांत में अलग किया जाना बैक्टीरिया को, इन प्योर कल्चर फ्रॉम लीजन्स। प्योर कल्चर मीडिया लगाते हैं ना, तो प्योर कल्चर करने के समय आइसोलेशन हो पाना बैक्टीरिया का लीजन से बैक्टीरिया का पॉसिबली निकाला जाना और उसका आइसोलेशन करना कल्चर में, ये उसमें एक क्वालिटी रहनी चाहिए बैक्टीरिया में अगर वो कंटेजिनियस या तो इन्फेक्शियस है। थर्ड पॉइंट, व्हेन इनोकुलेटेड इन एनिमल शुड प्रोड्यूस सिमिलर डिसीज, यानी कि जो कि गिनी पिग में हमने पढ़ा कि जब इनोकुलेट करते हैं यानी कि जब डालते हैं किसी एनिमल में, लेबोरेटरीज में जब प्रैक्टिस करने के समय या देखने के समय, पता लगाने के समय, कोई भी बीमारी का वैक्सीनेशन के समय अगर किसी में डाला जाता है इस बैक्टीरिया को, वही सिमिलर बैक्टीरिया को किसी एनिमल में डाला जाता है, तो जो इन्फेक्शन वो किसी ह्यूमन में दिखा रहा है वही सेम इन्फेक्शन वो जानवर में भी दिखाना चाहिए, वही सिमिलर सिम्टम्स दिखाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि ये क्या है, इन्फेक्शियस है, कॉज कर रहा है, कोई बीमारी कर रहा है। और चौथा पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री आइसोलेशन, यानी कि लीजन्स कर दिया, लीजन्स बना दिया, सब हो गया, उसके बाद सब कुछ बनने के बाद फिर से उसको उसमें से आइसोलेट कर पाए, ऐसा ना हो जाए कि वहीं कंटामिनेट हो जाए, वहीं डेथ हो जाए, नहीं, उसमें से आइसोलेशन हो पाए वापस उस बैक्टीरिया का,
ये सारी थ्योरी क्या आना चाहिए, कोच पोस्टुलेट्स ने ये थ्योरी प्रपोज करी कि ये थ्योरी रहेगी तो तभी ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पॉजिटिव एजेंट के द्वारा जैसा कंसीडर किया जाएगा। तो इस टॉपिक में बेटा हमने रॉबर्ट कोच के बारे में देखा, कोच फिनोमिनन के बारे में देखा, कोच पोस्टुलेट्स के बारे में देखा, और इसके बाद हम देखेंगे पॉल एरकलिक के बारे में, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था। अब हम देखेंगे बेटा पॉल एरकलिक के बारे में। पॉल एरकलिक क्या थे, किस एरा में प्रेजेंट थे, पहले वो देखेंगे। वो प्रेजेंट थे 1854 से लेकर 1915 के एरा में वो प्रेजेंट थे, इस सदी में वो प्रेजेंट थे। ये क्या थे, ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के थे निवासी, वहाँ के साइंटिस्ट थे, एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। इनको क्यों बोला जाता है हम आगे देखेंगे, ठीक है। इनने क्या कंट्रीब्यूशन किए और क्या क्या चीज़ें इनने प्रपोज करी, क्या क्या चीज़ें इन्हें दी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अप्लाइड स्टेन्स टू सेल एंड टिश्यू फॉर स्टडी ऑफ देयर फंक्शंस। इनने क्या करा, अप्लाई करना चालू किया स्टेन्स का, स्टेनिंग करते हैं ना, तो स्टेन करना चालू किया स्लाइड्स का, टिश्यूज का, सेल्स का, क्या करने के लिए, स्टडी ऑफ देयर, उनके फंक्शंस की स्टडी करने के लिए उसकी स्टेनिंग करना चालू करी इनने, इन्हीं के द्वारा चालू हुआ। रिपोर्टेड एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। इनने क्या बताया कि ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, इसको एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एसिड फास्ट बेसिलाई, ये टॉपिक में आपको जब ZN स्टेनिंग पढ़ाऊंगा ना तब क्लियर करूंगा, तो आप मेरा ZN स्टेनिंग वाला वीडियो जरूर देखना। तो इनने क्या रिपोर्ट किया, एसिड फास्ट नेचर रिपोर्ट किया किसका, ट्यूबरकल बेसिलाई का, कि इसका एक एसिड फास्ट नेचर होता है, यानी कि इसका ये इजीली हर कोई नॉर्मल स्टेन से स्टेन नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत एसिडिक है और वैक्सी है ना, और क्या क्या पेप्टिडोग्लाइकन की है बता ही रहा हूँ धीरे धीरे करके, पेप्टिडोग्लाइकन की है वो, और इसको कोई भी नॉर्मल स्ट्रेन पेनिट्रेट करके, जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया बना हुआ है ना, ये अंदर बैक्टीरिया का मेटाप्लाज्म, तो कोई भी नॉर्मल स्टेनिंग डाले तो स्टेन क्या होगी, इसके अंदर कोई भी नॉर्मल स्टेन नहीं घुस सकती पेनिट्रेट करके, इसके अंदर पेनिट्रेट करके कोई भी नॉर्मल स्टेन नहीं घुस सकती। स्टेन को इसके अंदर घुसने के लिए इसकी जो लेयर है सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, तो वो वैसी सेल वॉल को तोड़ने के लिए क्या निकला, ZN स्टेनिंग निकली, ज़ीग-लैंसल स्टेनिंग। और इनने ये बताया पॉल लिखने की भैया एसिड फास्ट इसका नेचर होता है, यानी हर कोई भी स्टेन से ये स्टेन नहीं हो सकता ट्यूबरकल बेसिलाई। ये किसके द्वारा पता चला, पॉल एरकलिक के द्वारा पता चला। साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन की उनने बताया कि साइड चेन थ्योरी बताया एंटीबॉडी प्रोडक्शन की। डिस्कवर्ड सेल वार्सन, डिस्कवरी करी उन्हें सेल वार्सन की, जो कि क्या है, एक एन आर्सेनिकल कंपाउंड है। सेल वार्सन क्या है, आर्सेनिकल कंपाउंड है, कॉल्ड मैजिक बुलेट। क्या बोलते हैं इसको, मैजिक बुलेट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इट डिस्ट्रॉयज स्पाइरोकेट्स और सिफिलिस। सिफिलिस के स्पाइरोकेट्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है सेल वार्सन। तो इनने क्या करा, डिस्कवरी करी सेल वार्सन की, क्योंकि एक आर्सेनिकल कंपाउंड है जिसको मैजिक बुलेट भी बोला जाता है, और ये करता है डिस्ट्रॉय करता है स्पाइरोकेट्स ऑफ सिफिलिस की स्पाइरोकेट्स को ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। डिस्कवरी करी इनने एक और चीज की, बाद में लेटर डिस्कवरी करी ने नियो सेल वार्सन की, और क्या किया, एंड क्रिएटेड न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन। एक मेडिसिन की एक नई ब्रांच बनाई जिसको बोलते हैं नोन एज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी पता है ना, सुना होगा कीमोथेरेपी के बारे में, कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, सेल को वो कैंसर सेल्स को मारता है। तो ये सारी डिस्कवरी कीमोथेरेपी किसके द्वारा डिस्कवरी हुई, हमारे पॉल एरकलिक के द्वारा हुई, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, और इनको क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी बोला जाता है। तो बेटा यहाँ पे अब हमारा जो वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आने वाले टॉपिक्स में हम जो हमारे जो नॉर्मल जो टॉपिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी स्टडी करेंगे। एंड थैंक्स।